प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ? वो मोशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में हो रहा हो। तो क्या हुआ? मोशन अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हो गया? दो मेन इम्प्लीकेशन हो गए, ठीक है। एक तो इस मोशन का एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अपन ने देखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और क्या डायरेक्शन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का? ये डायरेक्शन है, ठीक है। मोशन चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, जो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मोशन के दौरान बॉडी पे जो फोर्स है, एक ही फोर्स लग रहा है ना, ओनली वन फोर्स, ओनली वन फोर्स। और कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपन डिटेल में एक अलग चैप्टर ही है ना, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एस्पेक्ट हमारे से रिलेवेंट है वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो अच्छा, हर बॉडी जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, ऐसा नहीं है। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यदि अपन लें कि यदि सपोज सड़क पे जो है वो एक कार ट्रैवल कर रही, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस वाली कार पे भी लग रहा है, ठीक है। पर इस कार पे दो फोर्सेज और लग रहे हैं। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर जो इंजन के कारण भी कोई एक फोर्स तो जो कार पे लग ही रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी फोर्सेज हैं जो इस कार पे एक्ट कर रहे हैं और इसके मोशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को रेफर करते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अपन कांस्टेंट ही मान रहे हैं, ठीक है। भाई अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर यदि अपन चले जाएं तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो चेंज हो जाती है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 से धीरे धीरे घटने लग जाता है, ठीक है। तो उन एस्पेक्ट्स में अपन नहीं जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम डील कर रहे हैं तो ये हम मान करके चलें, तो हमारा एजम्पशन क्या है कि हम अर्थ सरफेस के पास ही हैं जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे आपने किसी पत्थर को फेंका है ना आसमान में, या फिर आपने जैसे किसी फुटबॉल को किक किया है, तो फुटबॉल जो है एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सबसे सिंपल एग्जांपल तो अपन काइनेमैटिक्स में देख ही चुके हैं। क्या? जब कोई भी पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली ऊपर हम फेंकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी फोर्स जो है वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। पार्टिकल जो है ऊपर जाता है और ऊपर कहीं पे जाके रुकेगा और उसके बाद में वापस आ जाता है। तो कहने को इस पार्टिकल का मोशन भी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। बट नॉर्मल कोर्स में जब अपन रेफर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो उसमें पार्टिकल जो है वो सरफेस से एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ होता है। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन के दो कंपोनेंट्स हैं जो उस प्रोजेक्टाइल मोशन को यूनिकली डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या वेरिएबल्स हो गए? पहला तो हो गया कि किस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, है ना। ये वर्ड मैं प्रोजेक्टाइल जो यूज कर रहा हूँ, है ना, किसी भी आप इमेजिन कर सकते हैं कोई पत्थर फेंका या कोई फुटबॉल को किक किया, है ना, कोई भी इस टाइप की पार्टिकल, ठीक है, जिसको हमने किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो एक तो ये इनिशियल वेलोसिटी u, और दूसरा क्या हो गया, हमने उसको हॉरिजॉन्टल से किस पर्टिकुलर एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। ये दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का टोटल मोशन जो है वो किस टाइप का होगा। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल के मोशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं
कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अब ये चीज़ देखें, इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फोर्स के कारण ही तो एक्सेलरेशन हो रहा है। अच्छा, फोर्स यदि किसी भी बॉडी पे जब एक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो तो अपन न्यूटन्स लॉ जब करेंगे, है ना, उस टाइम पे देखेंगे। पर फोर्स यदि किसी भी बॉडी पे लगती है उसका मेन इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो यहाँ पे अपन फोर्स का इम्पैक्ट नहीं स्टडी कर रहे हैं, बट केवल ये चीज ध्यान रखें, फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी चेंज कर देगा बॉडी की। और उसमें खास बात क्या है, फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करता है जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब निकला कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं u sin थीटा के पैरेलल है, तो ये वाला फोर्स जो वेलोसिटी चेंज करेगा केवल इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा। आप देख रहे हैं बॉडी जो है वो यदि नीचे की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, और बॉडी यदि ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी को घटाएगा, है ना। ये कॉमन सेंसिकल भी है, ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, जब भी आपने किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया होगा तो ये तो ऑब्वियस ही है, ठीक है। तो उसका दूसरा इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि यदि बॉडी की कोई भी वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, जैसे इस वाले केस में u cos थीटा, u cos थीटा जो है इस बॉडी की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। तो u cos थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करने के लिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या, u cos थीटा जो है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहता है, ठीक है। मतलब बॉडी जब यहाँ पे आ जाएगी, इस बॉडी का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चाहे जो हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। बॉडी यहाँ पहुंच गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट की नहीं बात कर रहे हैं, अभी आएंगे उस पर। बॉडी यहाँ पहुंच गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको लिख ही देते हैं। u cos थीटा मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि बॉडी का मोशन x डायरेक्शन में और बॉडी का मोशन y डायरेक्शन में हम एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम u sin थीटा को एनालाइज करें तो इसका x कंपोनेंट को हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हम x कंपोनेंट से रिलेटेड किसी चीज को एनालाइज करें तो हम इसके y कंपोनेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो x कंपोनेंट तो हमने देख लिया, वेलोसिटी का यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट। y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट बिल्कुल उस तरह से एक्ट करेगा जैसे आपने किसी पार्टिकल को डायरेक्टली ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया हो, किस वेलोसिटी से, u sin थीटा से। वो बॉडी जिस तरह से बिहेव करेगी उसकी वेलोसिटी जो है वो अलग अलग टाइम पे जो वेलोसिटी होगी u sin थीटा उसी तरह से वेरी करेगा। अपन केवल वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंप्लीटली इग्नोर करके, ठीक है। तो अब इन दोनों ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, x और y को हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं, और u cos थीटा कांस्टेंट है, और u sin थीटा को हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं जैसे हमने एक किसी पत्थर को वर्टिकली फेंका है, ठीक है। तो इन चीजों को यूज करके अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज निकालते हैं। अच्छा, रेंज निकालने के पहले एक साइन कन्वेंशन देख लें। इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट यदि पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला डायरेक्शन है इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अपन नेगेटिव मानेंगे।
ठीक है। यदि हमको हाइट कैलकुलेट करनी होगी तो वो हाइट चूंकि ऊपर के डायरेक्शन में है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो ये भी मैंने लिख दिया, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करते हैं। तो सपोज ये प्रोजेक्टाइल हमने u वेलोसिटी से फेंका है ना, थीटा एंगल पे, और इसकी रेंज जो है वो सपोज r है। ठीक है, तो r जो है वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी नॉट। टी नॉट क्या हो गया, वो टाइम जब पार्टिकल जो है वो यहाँ से प्रोजेक्ट होकर के और यहाँ पे लैंड कर जाता है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन जो है टी नॉट है, तो r जो है u cos थीटा टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, u cos थीटा कांस्टेंट है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं, y डायरेक्शन। ठीक है, हमने u sin थीटा से प्रोजेक्ट किया, तो इसको टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचने में सपोज t टाइम लगता है, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, u sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, है ना, माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन ने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है, तो इसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा, u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, अच्छा ये भी अपने को मालूम है कि जितना टाइम इसको ऊपर पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम किसी भी बॉडी को नीचे फॉल करने में लगता है। ठीक है, तो ये जो टी नॉट जो है वो ट्वाइस टी के बराबर है, ये कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 से टी नॉट को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो अपना रेंज जो है वो क्या आ जाती है, u स्क्वायर बाई g ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, या फिर हम रेंज को क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा को क्या हम लिखते हैं, साइन 2 थीटा, है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया होगा। तो ये रेंज का रिलेशन आ गया अपने पास में किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए। अब इस रेंज का एक एस्पेक्ट देखते हैं। अच्छा, रेंज की इक्वेशन यदि अपन देखें तो देख करके अपन ये तो कह ही सकते हैं, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते रहेंगे, u भले कांस्टेंट रखें, रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि थीटा यदि बहुत कम रखते हैं तो u सेम है, तो बॉडी जो है वो इस टाइप से उसका मोशन होगा। थीटा यदि हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो बॉडी इस टाइप से जाएगी, फिर थीटा हमने बढ़ा दिया, बॉडी इस टाइप से जाएगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिसमें बॉडी की रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। वो कब होगा, जब 2 थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, क्योंकि उससे फिर साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, है ना, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो ये है। अच्छा, एक और रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, हम ये भी देख सकते हैं कि यदि 45 डिग्री के बाद भी यदि हमने थीटा इंक्रीज हम करते रहे तो रेंज फिर कम होती रहेगी, है ना। ये आप कॉमन सेंस से भी आपको मालूम है कि और यदि हमने थीटा बढ़ा दिया तो पार्टिकल का मोशन जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और थीटा बढ़ा दिया तो रेंज और कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं, तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करें कि साइन 2 थीटा जो है वो साइन ट्वाइस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इसको यदि हम एक्सपैंड कर दें तो ये क्या है, साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा जो है वो साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, इसको यहां पे ले देते हैं, इसको यहां पे ले देते हैं कि रेंज एट 10 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, रेंज एट 80 डिग्री। ठीक है, मतलब
थीटा की रेंज और 90 माइनस थीटा की रेंज वो सेम ही होगी, ठीक है। रेंज एट 20 डिग्री वो किसके बराबर होगी, रेंज एट 70 डिग्री, ठीक है, इस वाले रिलेशन के कारण। तो इसको भी ध्यान में रखें।